बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप you all are fine and enjoying good health and you are studying physics properly. So our last topic was almost relationship between velocity, frequency and wavelength, and now we are going to start the last topic of our chapter number 10, that is simple harmonic motion and waves, रिपल टैंक। स्टूडेंट्स, रिपल टैंक को पढ़ने से हमारे पास हमने पहले रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन पढ़नी है, उसकी वर्किंग पढ़नी है और उसके बाद उससे मज़ीद 3 जो प्रोसेस हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, इनको स्टडी करना। इस टॉपिक में से आपने रिपल टैंक की डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसके अलावा आगे साथ साथ निशान लगे हुए हैं आपके पास पेजेस के ऊपर, यानी आपने तीनों की डेफिनेशंस करनी है, डायफ्रैक्शन की, रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, और उसके बाद आपने उनकी डायग्राम्स करनी है। एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो लेंथी हो जाता। सबसे पहले रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। रिपल टैंक आपके पास क्या होता है कि ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए से आप पानी के अंदर वेव्स को प्रोड्यूस करवाते हो और बाद में उन वेव्स को, यानी वो जो पैटर्न आपके पास वेव का बनता है, उससे आप अदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि रिफ्लेक्शन हो गया, डायफ्रैक्शन हो गया एंड रिफ्रैक्शन हो गया। इसके ज़रिए से, रिपल टैंक के ज़रिए से आप इन तीनों प्रोसेस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात आ जाती है कि रिपल टैंक जो है वो आपके पास कंसिस्ट होता है एक रेक्टेंगुलर ट्रे के। यू कैन से कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे होती है जिसके के अंदर आप पानी भर देते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे लेते हैं जिसके अंदर आप पानी भर लेते हैं और उसको तकरीबन आप 1/2 मीटर जो है वो अबव रखते हैं उस टेबल की सरफेस के ऊपर, जहाँ पे आपने पैटर्न को वेव, मतलब जो पैटर्न्स हैं या जो वेव्स हैं वो आपने जनरेट करवानी होती हैं। नाउ वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस वाटर प्रेजेंट इन द ट्रे बाय मीन्स ऑफ वाइब्रेटर। अब आपने जो इस खड़े पानी के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस करवानी है वो बाय मीन ऑफ वाइब्रेटर या पैडल। अब वो वाइब्रेटर होता क्या है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक ऑसिलेटिंग मोटर होती है जो कि एक वुडन ब्लॉक के ऊपर फिक्स्ड होती है। जैसे ही आप उसको सप्लाई देते हैं, पावर उसको सप्लाई करते हैं, उसको ऑन करते हैं, तो वो मोटर जो है उस लकड़ी के ऊपर, उस वुडन ब्लॉक के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देती है और उसके मूव करने से आपके पास जो वेव्स होती हैं वो वाटर की सरफेस पे अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। अब वर्किंग क्या होगी आपके पास, सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन दिस वुडन प्लेट स्टार्ट वाइब्रेटिंग टू जनरेट वाटर वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट वेव फ्रंट्स। अब आपने क्या कह रहा है कि आपने अगर गौर से देखें तो आपके पास जो वुडन ब्लॉक है वो स्ट्रेट है। ठीक है, उसमें कोई कर्व नहीं है, किसी सर्कल या किसी ओवल शेप में मौजूद नहीं है, वो आपके पास स्ट्रेट है। तो जो इसके ज़रिए से जो वेव्स जनरेट होंगी वो भी आपके पास क्या होंगी, स्ट्रेट वेव्स जनरेट होंगी, उनके स्ट्रेट वेव फ्रंट्स होंगे। अब एक हम बल्ब जो है वो इस ट्रे के ऊपर लगा देते हैं कि जो हमने नीचे स्क्रीन रखी हुई है, नीचे हम जो प्लेन पेपर रख देते हैं कि हम जैसे हम उस बल्ब को ऑन करते हैं तो जो वेव्स आपके पास बन रही होती हैं इसके अंदर, वो सारी की सारी हमारे पास इस पेज के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आपके पास क्या हो जाएगा कि वेव्स आपके पास इस फॉर्म में जनरेट होंगी। ठीक है, क्योंकि वुडन ब्लॉक आपके पास स्ट्रेट है तो आपके पास स्ट्रेट जो वेव्स होंगी वो जनरेट होंगी। अब स्ट्रेट वेव्स आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 कलर में, एक डार्क में आ रही है और एक आपके पास लाइट कलर में आ रही है। मैंने आपको क्रस्ट एंड ट्रफ एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद हो, कि क्रस्ट होता है वो रेज्ड पार्ट होता है वेव का और जो ट्रफ होता है वो उसका लोअर पार्ट होता है। तो आपके पास जो डार्क कलर होगा वो ट्रफ होगा और जो आपके पास लाइट कलर होगा वो आपके पास क्रस्ट होगा। अंडरस्टैंड, यानी इस हिस्से पे आपके पास जो है वो लाइट नहीं पड़ रही तो वो डार्क की फॉर्म में आएगा, जिस हिस्से पे आपके पास लाइट पड़ रही है वो आपके पास लाइट हो जाएगा। अब आपके पास क्या है आगे, नाउ वी एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स विद द हेल्प ऑफ द रिपल टैंक। अब हम डिफरेंट तरीके से सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो वाटर वेव्स के अंदर रिफ्लेक्शन होती है। उसके बाद हम डायफ्रैक्शन पे रिफ्रैक्शन पे जाएंगे और फिर हम डायफ्रैक्शन पे जाएंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि इस टॉपिक के अंदर निशान मैंने लगा दिए हैं। आपने इन तीनों की, रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की और डायफ्रैक्शन की डेफिनेशंस करनी है और उनके साथ जो रिलेटेड डायग्राम्स हैं डीवी साइट्स पे आपने वो करनी है। एक्सप्लेनेशन अगर आप नहीं भी करते तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग पार के लिए।
सो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को स्टडी करते हैं। रिफ्लेक्शन आपको पता है कि व्हेन वेव मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अदर दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। आपके पास रिफ्लेक्शन क्या होती है कि बाउंसिंग बैक ऑफ द वेव, यानी अगर आपके पास एक वेव एक मीडियम के अंदर दाखिल होती है और उस मीडियम के अंदर से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो उसका बाउंस बैक करके वापस पहले मीडियम में आना, ये आपके पास रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, और आपके पास जो वेव टकराएगी जाके वो आपके पास इंसिडेंट वेव होगी, जो यानी कि आपके पास फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाके वेव टकराएगी वो आपके पास इंसिडेंट वेव होगी, और जो वेव आपके पास सेकंड मीडियम से वापस बाउंस बैक होके फर्स्ट मीडियम में आएगी वो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे होगी। अंडरस्टैंड। और हमेशा आपके पास जो एंगल होता है बिटवीन इंसिडेंस रे एंड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे वो सेम होता है। ये कितना होता है आपके पास, नॉर्मल यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, दोनों का एंगल सेम होता है। यानी जिस एंगल से आपके पास वेव जो है वो इंसिडेंट करेगी किसी पॉइंट पे जाके, उसी एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप इसको पढ़ें तो ये भी आपके पास कि प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक। आप रिपल टैंक में बैरियर क्या होता है, आपके पास कोई भी रुकावट होती है जो आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। द वाटर वेव्स विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैरियर इफ द बैरियर इज प्लेस्ड एट एन एंगल टू द वेव फ्रंट। यानी आपने अगर वेव फ्रंट क्या है आपके पास, ये आपके पास वेव्स बन रही है ना, तो ये जो उसका होगा ये इसका फ्रंट होगा, यानी जो उसके फ्रंट यानी बिल्कुल उसके सामने। तो कह रहे हैं कि अगर आप क्या करते हैं, कोई भी बैरियर रख देते हैं वेव फ्रंट यानी वेव्स के सामने, वेव के रास्ते में आप कोई भी रुकावट रख देते हैं, तो यू विल नोट दैट कि आपके पास जो रे आएंगी वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास वो फॉलो करेंगी। द एंगल ऑफ द इंसिडेंट वेव अलॉन्ग द नॉर्मल विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। यानी दोनों जो आपस में एंगल बनाएंगी, इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएंगी, वो आपके पास ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल होगा। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है कि द स्पीड ऑफ, नेक्स्ट आपको बताया कि द स्पीड ऑफ वेव इन वाटर डिपेंड्स अपॉन डेप्थ ऑफ द वाटर। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो वेव्स होती हैं वाटर के अंदर, जो वेव्स अपीयर होती हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो पानी की गहराई पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि पानी कितना गहरा है उस चीज़ पे डिपेंड करती है। इफ़ अ ब्लॉक इज सबमर्ज, सबमर्ज का मतलब होता है मतलब कि अंदर, पानी के अंदर डुबो देना। ठीक है, इन द रिपल टैंक, रिपल टैंक के अंदर अगर किसी ब्लॉक को अंदर तक सबमर्ज कर दिया जाए, उसको अंदर तक धकेल दिया जाए इन द रिपल टैंक, द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक विल बी शैलोअर। अब आपके पास क्या होगा कि आपके पास देखें, पहले पानी आपके पास क्या था, सारा पानी था ग्लास के अंदर। अब जब आपने उसके अंदर एक लकड़ी रख दी है, आपने वुडन ब्लॉक प्लेस कर दिया या एनी टाइप ऑफ द बैरियर यू हैव प्लेस्ड इन द वे ऑफ द वेव्स, तो आपने कुछ भी इसके अंदर प्लेस कर दिया, तो आप देखेंगे कि इसकी पानी की गहराई में फ़र्क पड़ेगा। पानी अगर आपने किसी टब में रखा हुआ है या किसी भी चीज़ के अंदर और आप उसके अंदर आइस क्यूब्स ही डाल दें, तो आप देखते हैं कि पानी के अंदर फ़र्क पड़ जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। ऐसा ही है। तो अब आपके पास क्या है कि इन द टैंक विल बी शैलोअर ओवर द ब्लॉक देन एल्सवेयर। अब आपके पास जो पानी ब्लॉक के ऊपर होगा वो हल्का गहरा होगा। ठीक है, सतही मतलब हल्का गहरा होगा। ओवर द ब्लॉक देन एल्सवेयर व्हेन वाटर वेव्स, ये कहते हैं कि बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव रिमेन्स द सेम इन बोथ पार्ट्स ऑफ द वाटर बिकॉज इट इज़ इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर। कहते हैं कि आपके पास इस पार्ट के अंदर भी और इस पार्ट के अंदर भी जो वेव की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वेव की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 1/t। ठीक है, यानी टाइम। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, क्योंकि वो आपके पास पानी पे डिपेंड नहीं करता बल्कि वाइब्रेटर पे डिपेंड करता है, और वो इलेक्ट्रिक मोटर पे डिपेंड करता है, जिस इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू हम जो आपके पास वेव्स थी उनको जनरेट करवा रहे थे। अब आगे आपके पास आ जाता है फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रेयर फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स we repeat the above experiment such as the boundary between deep and shallow water is at the same angle to the wave front. Now we will observe. अब इसमें हमने क्या करना है कि अब जो हमारे पास नेक्स्ट होगा इसी को हम यूज़ करके तो हम उसके अंदर रिफ्रैक्शन जो वाटर वेव की हम उसको करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किए, रिफ्लेक्शन किया है, उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन करना है और उसके बाद हमने जाके डायफ्रैक्शन करना है और हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या है, बेंडिंग ऑफ वेव। आपको पता है कि हमारे पास रिफ्रैक्शन क्या होती है कि बेंडिंग ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन आपके पास होती है
बाउंस बैक इन द फर्स्ट मीडियम फ्रॉम द सेकेंड मीडियम, और जो आपके पास रिफ्रैक्शन होती है वो होती है आपके पास बेंडिंग ऑफ द वेव। जब आपके पास एक वेव जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है तो आपके पास वो किसी एंगल पे बेंड कर जाती है, ठीक है, वो आपके पास क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन कहलाती है। अब आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या कहता है कि नाउ वी विल ऑब्जर्व दैट एडिशन टू द चेंज इन द वेवलेंथ वेव्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन एज वेल। कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप उनकी वेवलेंथ क्या थी, आपके पास डिस्टेंस था जो कि वेव ट्रेवल कर रही थी फ्रॉम वन पार्ट टू एन अदर पार्ट, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि जब आप उनकी वेवलेंथ के अंदर चेंज लेकर आएंगे तो एज अ रिजल्ट उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अंदर भी चेंज आएगा। नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। कह रहे हैं कि आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगा, प्रोपेगेशन कहते हैं कि उसके मूव करने का रास्ता, उसके आगे आगे जाने का रास्ता, वो क्या होगा, 90 का एंगल बनाएगा, हमेशा 90 का एंगल बनाएगा वेव फ्रंट के, ठीक है, वो हमेशा वेव फ्रंट से 90 का ही एंगल बनाएगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं होगा। दिस चेंज ऑफ पाथ ऑफ वाटर वेव्स वाइल पासिंग फ्रॉम रीजन ऑफ डीप वाटर टू डैट शैलोवर वन इज का रिफ्रैक्शन। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास एक जो मीडियम है वो आपके पास गहरा पानी है और दूसरा जो मीडियम है वो आपके पास जो शैलोवर वाटर है, सतही वाटर है, जो आपके पास जहाँ पे आपके पास स्पीड स्लो है वो पानी है। एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है। कह रहे हैं कि आपके पास वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट के साथ जो वेव है जब प्रोपेगेट करेगी तो एंगल हमेशा नॉर्मल 90 डिग्री का रहेगा। इट्स मीन कि आपके पास जब ये इस मीडियम से इस मीडियम में एंटर होगी तो आपके पास उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स मीन कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एक रे है, ठीक है, वो इस मीडियम से एंटर हो रही है, इंसिडेंट रे, और जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है वो आपके पास इस तरीके से नॉर्मल 90 के एंगल से अगर आप देखें तो इन दोनों का आपस में अगर इनका नॉर्मल ड्रा किया जाए तो वो कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो इसने एक मीडियम ये था, एक मीडियम ये था। जब आपके पास इंसिडेंट रे इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई तो उसने अपना वे बेंड कर लिया, उसने अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन चेंज कर ली। अब नेक्स्ट है आपके पास, इसमें आपने रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन करनी है जस्ट, और साथ डायग्राम्स करनी है। नाउ वी ऑब्जर्व द फिनोमिनन ऑफ डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। यानी अब हमने किसको करना है, हमने पहले रिफ्लेक्शन किया है, फिर रिफ्रैक्शन किया है, और अब हमने डायफ्रैक्शन करना है। डायफ्रैक्शन में क्या होता है आपके पास कि हम एक ऑब्स्टेकल जो है या स्लिट्स कह लें वो हम दरमियान में रख देते हैं, इस तरह वेव फ्रंट के ये दो ऑब्स्टेकल्स ली और उनके दरमियान थोड़ा सा गैप छोड़ दिया। लेकिन रिमेंबर कि जो गैप है ये वेव फ्रंट की जो वेवलेंथ है उसके इक्वल होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर आपके पास ये हाल होगा, यानी आपके पास जो वेव्स होंगी वो प्रॉपर जनरेट नहीं होंगी, आपको प्रॉपर जो डायफ्रैक्शन का फिनोमेना दिखने में प्रॉब्लम आएगी। डायफ्रैक्शन जो आपके पास इस तरीके से दिखाई देगी, दैट विल बी इन केस कि जब आपके पास जो वेवलेंथ है वेव फ्रंट की उसके बराबर जो है वो आप डिस्टेंस रखें इनका। Now we observe the phenomenon of diffraction of water waves generate straight waves। आपने straight waves यानी उसी तरीके से जैसे फर्स्ट में आपने रिपल टैंक के ऊपर वुडन ब्लॉक रख के वेव्स जनरेट करवाई थी, इसी तरीके से आपने वेव्स जनरेट करवानी है। और वेव जनरेट करवाने के साथ जैसे ही आप वेव जनरेट होना स्टार्ट हो जाएं तो आपने उसके दरमियान दो ऑब्स्टेकल्स रख के इस तरीके से स्लिट यानी एक सुराख छोड़ देना है, ठीक है, जो कि वेव लेंथ की जो कि वेव फ्रंट की वेव लेंथ के ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर आपके पास सर्कल्स नहीं बनेंगे, आपके पास इस तरीके से जो पैटर्न होगा वेव पैटर्न वो सामने आएगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि द वेव विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन द चेंज इनटू ऑलमोस्ट सेमी-सर्कुलर पैटर्न। अब आपके पास क्या होगा कि जैसे ही वेव यहाँ से पास करेंगी इसके अंदर से, जो ये थोड़ा सा पार्ट वेव का इसको क्रॉस करेगा वो डिफरेंट सर्कल्स की फॉर्म में फैल जाएगा। अब आपके पास क्या हो जाना कि डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली इफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल विद द वेव लेंथ ऑफ द वेव। यानी अगर आपने जो स्लिट रखी है उसका जो साइज है वो जो वेव आपके पास आ रही है उसके वेव लेंथ के बराबर है तो आप डायफ्रैक्शन का फिनोमेना इजीली क्या कहते हैं उसको व्यू कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे कि उसकी वेव लेंथ से ज़्यादा कर देंगे तो आप इसको ईजिली ऑब्जर्व नहीं कर सकते।
इसमें से भी आपने जस्ट इसकी डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन करनी है और इन दोनों डायग्राम्स करनी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल दी हुई है कि एक स्टूडेंट है आपके, उसने क्या दिया हुआ है, आपके पास वेवलेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर और 2 हर्ट्ज उसके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है और 2 मीटर जो है वो डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आपने फाइंड आउट जो करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है कि आपके पास टाइम कितना लगेगा। तो सिंपली फॉर्मूला आपके पास होता है v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा और सेकंड वन आपके पास जो होता है v इज़ इक्वल टू d/t। उसके लिए सबसे पहले हमें v चाहिए कि यहाँ पे हमें पुट करने के लिए डिस्टेंस हमें दिया हुआ है लेकिन वेलोसिटी नहीं दी हुई। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। ये वाला रिलेशन यूज़ करने के बाद हम जहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे जो आपके पास आ गई, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा 2 हर्ट्ज इंटू 0.1 मीटर, डेट वाज 0.2 ms-1। अब यहाँ पे 0.2 ms-1 पुट करके डिस्टेंस 2 मीटर पुट करके और हम इसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे। स्टूडेंट, दैट वाज आवर lecture of today and I hope you have understand better than before. Inshallah we will meet in next lecture with numericals and exercise questions. Take care of yourselves and your families. Allah Hafiz.